प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन है। आज हम लोग के एक खास कार्यक्रम जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, बिहार चुनाव की दिलचस्प कहानियां। इस कड़ी में पहला जो एपिसोड था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि आजादी के पहले जो प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे उसमें 1937 में जो पहली सरकार बनी वो कांग्रेस नहीं बना सकी थी और स्वतंत्र इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस सलीम वो उनकी सरकार बनी थी। हालांकि वो सरकार 2 ही महीने की थी, चल पाई थी। अप्रैल में वो सरकार शपथ लेती है और उसके बाद 2 महीने के बाद ही गिर जाती है। तो वो पहले उस समय जो मुख्यमंत्री राज्यों के बनाए जाते थे, प्रीमियर कहे जाते थे और उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसके बाद ही कांग्रेस की ओर से राज्यों में, प्रांतों में सरकार बनती है, जिसमें बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो आप कह सकते हैं कि पहली जो सरकार थी बिहार में वो मोहम्मद यूनुस की सरकार थी और इस तरह से वो पहले प्रधानमंत्री होते हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस की पहली सरकार बनती है 1937 में, जिसके पहले प्रधानमंत्री होते हैं श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद पूरी दुनिया भर में आप देखें और देश में भी काफी उथल पुथल भरा दौर आता है। 40 और 42 के बाद में हम पहुंचते हैं तो उस समय आप देखें कि वर्ल्ड वार की स्थिति थी। फिर अपने देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो। तो इसमें समय पर चुनाव नहीं हो पाया और यह चुनाव जाकर होता है फिर दूसरा चुनाव 46 में। और 1946 में जो चुनाव होता है और इसमें जो सरकार बनती है तो ये सरकार बनती है, आपको राज्यपाल ने श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल बनाने के लिए उनकी सहायता मांगी 30 मार्च 1946 को। और श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और सैयद महमूद 2 अप्रैल 1946 को सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता की यहाँ शपथ लेते हैं। जगलाल चौधरी उस वक्त जेल में बंद थे और उनको रिहा किया जाता है, माफी दी जाती है और उनको चौथे मंत्री के रूप में वो शपथ लेते हैं। जगलाल चौधरी का जिक्र हम लोगों ने पहले के एपिसोड में किया था, जिनके बारे में राजेंद्र बाबू ने कहा था मोहम्मद यूनुस की ओर से जो कोशिश की गई थी उसमें 2 दलित नेता थे। एक जगलाल चौधरी थे जो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की, और दूसरे थे जगजीवन राम जी। हालांकि उनकी मंत्री परिषद में ये दोनों शामिल नहीं होते हैं, जिनका जिक्र राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में की है। तो हम लोग आते हैं कुछ तथ्यों पर बात कर लें 1946 के चुनाव के संदर्भ में। उस चुनाव में के बारे में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के संवाददाता के अनुसार जो चयन किया गया उम्मीदवारों का और बाकी मंत्रियों का, उसका आधार क्या था। तो इसमें दिया हुआ है कि ये जो चयन था पूरी तरह से जातीय आधार पर हुआ। 76 स्थानों में राजपूत, 15 में भूमिहार ब्राह्मण, 13 में कायस्थ, 7 में पिछड़ी जाति के लोग, 8 में बंगाली, 4 में बनिया तथा 1 ईसाई उम्मीदवार चुने गए। जातीय बंटवारे के सामने योग्यता बलिदान की कोई परवाह नहीं की गई। ये उस वक्त 26 जनवरी 1947 को ये हुंकार नामक अखबार था और उसने ये लाइनें लिखी थी। और आप देखेंगे कि टिकटों के बंटवारे में, उम्मीदवारों के चयन में खुद राजेंद्र बाबू ने ये बात कही है। और भी लोग उस वक्त, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा में यह बात कही है कि 52 के चुनाव में कैसे हम लोगों ने, जो कांग्रेस ने जो चयन का आधार था पूरी तरह से वो जातीय आधार बन गया था। तो पहली जो दूसरी जो कैबिनेट बनी
1946 में। उसमें 4 की जगह 9 मंत्री बनाए गए। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद महमूद, कृष्ण बल्लभ सहाय, जगलाल चौधरी, रामचरित्र सिंह, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, विनोदानंद झा और अब्दुल कयूम अंसारी। तो इस तरह से ये कैबिनेट का गठन होता है 1946 में। और उस वक्त के जो मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनकी चिट्ठियों से, सरकार की चिट्ठियों से उस समय के राजनीतिक हालात के बारे में एक जायजा, एक तस्वीर हम सबके सामने दिखती है। इसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा पदभार ग्रहण करने का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, सिवाय चरमपंथी मुस्लिम तत्वों के। उर्दू प्रेस आलोचनात्मक था और सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद में क्यों नहीं शामिल किया गया। बाद में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, जिसमें मोमिन समुदाय के एक सदस्य और 5 अन्य सदस्य शामिल किए गए, जिसके बारे में अब्दुल कयूम अंसारी का हमने जिक्र किया। और इनमें जो आंकड़ों का मामला था वो ये था कि कांग्रेस को 152 सीटें, 152 सीटों में से कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मनोनीत 5 हुए थे, आदिवासी 3 और निर्दलीय 12 सदस्य थे। इधर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी पर प्रतिबंध 12 अप्रैल को हटा लिया गया। ये सब हम लोग 1946 की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के बहुप्रतीक्षित रिहाई का राजनीतिक हलकों में स्वागत किया गया और पटना में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की गई। और इसकी रिहाई के बाद उनका दौरा बिहार के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो जाता है। पटना और अन्य जगहों पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री और बाकी उनकी कैबिनेट के सदस्यों ने भाषण दिया। पटना में एक भाषण में उन्होंने 1942 में जमशेदपुर पुलिस हड़ताल का जिक्र किया और ये बताया कि पुलिस बल 700 जमशेदपुर विद्रोहियों के वीर भाव से प्रेरणा लेंगे और उनके अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को उनकी गलती के लिए दोषी ठहराया। तो ये सब चीजें आगे बढ़ती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के अरविंद बोस आईएनए के 2 पूर्व सदस्यों के साथ मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना जिलों का दौरा कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी समझौते पर हमले कर रहे थे। सीलभद्र याजी ने भी इसी तरह के बयान दिए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिशों ने धोखा दिया था और वे अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में निर्देशित कर रहे थे। अरविंद बोस, जिनका बंगाल में बहुत कम जनाधार था, बिहार में अपनी पकड़ स्थापित करने की कड़ी कोशिश कर रहे थे। और उसी समय की एक रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट थी तत्कालीन मुख्य सचिव की, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जयपाल सिंह मंत्रालय पर हमले जारी रखे हुए थे और उन 6 आदिवासियों की कब्रों की तस्वीरें वितरित कर रहे थे, जिनकी रांची जिले में हत्या कर दी गई थी। जयपाल सिंह ने अब छोटा नागपुर और सल्थाल परगना के लिए अलग प्रांत की मांग को लेकर आंदोलन करने का अपना इरादा घोषित कर दिया था। 14 अप्रैल को रांची में उनकी एक रैली हुई और जिसमें लगभग 15,000 लोग शामिल हुए थे, जिनमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। इसमें जयपाल सिंह को अध्यक्ष चुना गया और झारखंड के एक अलग प्रांत के निर्माण की वकालत करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया गया था। मुस्लिम लीग के कई सदस्य इसमें उपस्थित थे और उनमें से कुछ ने भाषण भी दिया था। जयपाल सिंह ने आदिवासियों से मुस्लिम लीग को पूरा समर्थन देने का आग्रह किया। ये उस समय की सरकारी रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। फिर हम लोग अगले महीने, मतलब अप्रैल की ये बात थी, फिर मई और उसके बाद जून का ये पॉलिटिकल एक
आता है कि 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 45 सदस्यों के नाम घोषित किए गए और इसमें जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 7 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिनमें शीलभद्र रियाजी और फॉरवर्ड ब्लॉक किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती भी शामिल थे। फिर एक गतिविधियों के बारे में जहां तक सवाल है तो वो जयप्रकाश नारायण का दौरा पूरे बिहार भर में चल रहा होता है और हम लोग आगे देखते हैं कि उसी समय ये होता है कि दंगे भड़क जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और बिहार में इसको लेकर काफी एक तरह से चिंता जाहिर की जाती है और इसमें होता यह है कि नवंबर 46 का पूरा महीना बिहार में अभूतपूर्व परिस्थितियों से घिरा रहा। नोआखाली की घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक अशांति जो अक्टूबर महीने में के अंत में बिहार में भड़क उठी थी, महीने के शुरुआती हिस्से में जनता का ध्यान अन्य किसी विषयों से हटाकर उसी पर केंद्रित रहा। हिंदू महासभा के सदस्यों को छोड़कर पूरे प्रांत में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता सद्भावना बहाल करने के काम में सहायता करने के लिए आगे आए। मुस्लिम लीग भी सहायक नहीं रही थी। ये उस समय की रिपोर्ट है जो मुख्य सचिव के स्तर पर आती थी, नीचे से, मतलब नीचे के पदाधिकारियों द्वारा भेजी जाती थी। फिर इसमें ये आता है कि आगे कैसे माहौल थोड़ा बेहतर होता जा रहा है समाज में और राजनीतिक तौर पर फिर आगे 1947 का साल आता है और फिर देश को आजादी मिलती है और फिर जो चुनाव होता है वह आधिकारिक रूप से आजाद हिंदुस्तान का पहला चुनाव 51-52 में होता है। हम लोगों ने आजादी के पहले 2 चुनाव का जिक्र किया। वो पहला चुनाव 1937 का और उसके बाद 1946 का। आजाद हिंदुस्तान में पहला चुनाव 1951-52 में होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के इस खास श्रृंखला में तब तक दीजिए आप मुझे, अजय कुमार और हमारी टीम के साथी हिमांशु को। फिर हम तीसरे एपिसोड में मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।